नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की वीडियो में मिल रहे हैं। 10th क्लास का आपको पता है चैप्टर संख्या 8 चल रहा था और आज हम जो कार्बन के अपर रूपों के बारे में बात करेंगे। कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, अपर रूप यानी कार्बन के जैसे, यानी कार्बन से जो निर्मित होते हैं उसे हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं और अपर रूपों से हम क्या क्या समझते हैं, इसके विषय में भी बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक गुण या दो या दो से अधिक रूप या तो गुणधर्मों में एक दूसरे से समान हो या भिन्न हो, अगर पर्याप्त भिन्न भी हो तो उन्हें अपर रूप कहते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक गुण, किसी भी तत्व में दो या दो से अधिक गुण, देखो आप इसको नोट कर सकते हैं, किसी भी तत्व में दो या दो से अधिक भिन्नता वाले गुणों को, ठीक है, दो या दो से अधिक भिन्नता वाले गुण वाले तत्वों को अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। आपको ये अपनी कॉपी में लिखनी है एज इट इज। देखो, इस परिभाषा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा को याद करने से मतलब नहीं होता है, परिभाषा को रटने से कोई मतलब नहीं होता है। उसको समझने से हमको परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी और हमको वो दीर्घ समय तक यानी लंबे समय तक वो याद भी रहने वाली है। देखो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है किसी भी तत्व में, तत्व का मतलब क्या होता है कि वो दोनों समान हैं। जैसे कि तत्व का मतलब होता है H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। अगर मैं हाइड्रोजन तत्व का मतलब क्या होता है? समान परमाणु से मिलकर बने, ठीक है ना, अणु को क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं। H2 यानी H प्लस H बराबर क्या बनता है? H2। तो ये दोनों में क्या है? समान है। जब ये दोनों समान हैं तो क्या बनता है? इसे तत्व कहते हैं। अब ये दो या दो से अधिक भिन्नता वाले जो तत्व होते हैं, यानी अब आप सोचिए H जो है वो H के समान है, फिर भी इसमें कोई भिन्नता नजर आ जाए, फिर भी अगर इसमें कोई क्या आ जाए, भिन्नता नजर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात अच्छे से? मैं फिर से आपको बता रहा हूं। देखो, कोई तत्व है और कोई तत्व में, तत्व का मतलब क्या होता है? जो समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। अब मुझे आप खुद सोच के समझ के बताइए कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मैंने जोड़ा तो H2 बनता है, और जब H जो है, अब ये H और ये H दोनों समान ही तो होंगे, परंतु अगर इस वाले H में इस वाले H से अगर भिन्नताएं मिले, है ना, अद्भुत बात, कैसे मिल सकती है भिन्नताएं? जबकि ये दोनों क्या है? एक ही है। जबकि ये दोनों क्या समान हैं, फिर भी इनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं नजर आती हैं, तो इन भिन्नताओं को ही हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। ठीक है ना? इन भिन्नताओं को हम क्या कहेंगे? अपर रूप कहेंगे। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। इन भिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। जैसे कि कार्बन जो है उसके पास, अब जैसे कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन में अपने पास इसमें क्रिस्टलीय, एक तो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? क्रिस्टलीय, और दूसरी कैसी फॉर्म में पाया जाता है? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और दूसरी कैसी फॉर्म में पाया जाता है? ये अक्रिस्टलीय। समझ में आ रही है आपके बात यहां तक? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब एक ही कार्बन है और कार्बन के दो प्रकार के रूप मिलते हैं, एक तो क्रिस्टल के रूप में मिलता है, एक अक्रिस्टल के रूप में मिलता है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जो चमकदार होता है, जिसमें से प्रकाश की किरणें चमकती हैं, उसे तो बोलते हैं हम क्रिस्टलीय। जैसे कि हीरा कार्बन का ही अपर रूप है। हीरा कहाँ मिलता है? हीरा कोयले की खान में मिलता है। पृथ्वी के ताप दाब के कारण वो हीरा बन गया है। ठीक है ना? अब जैसे क्रिस्टलीय की बात करते हैं तो इसमें ही उदाहरण में आएगा हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट,
आप इनके बारे में जानते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है फुलरिन। ये जो तीन हैं, ये तीन के तीन क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप पाए जाते हैं। कार्बन के कैसे रूप हैं, ये क्रिस्टलीय रूप हैं। आप देखेंगे हीरा जो होता है चमकदार होता है, ग्रेफाइट भी हल्का चमकदार होता है, फुलरिन भी चमकदार होता है। तो इसका मतलब चमकदार का मतलब, और इसमें एक बंद कोण की संरचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलीय कहते हैं। ठीक है ना। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है जैसे कि जो नमक होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, नमक इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये तो तीन मैंने इसके लिख दिए हैं। जैसे नमक चमकीला सा एक पदार्थ होता है। आपने नमक के मोटे वाले जो हिस्से देखे होंगे, बिना पिसा जो नमक देखा होगा, वो एक मोटे एक तरह से गांठ के रूप में जो होता है, उसको अगर आप देखेंगे ढंग से तो वो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अक्रिस्टलीय भाग कौन कौन से होते हैं, अक्रिस्टलीय भाग में होता है कोयला। अब आप देखिए कोयला चमकदार है क्या, नहीं है, कोयला। ठीक है। काजल, ठीक है, कोयला, काजल और कोलतार, कोयला, काजल, कोलतार और चारकोल, और उसके बाद आप लिख दें कुछ भी, कोई भी गैस लिख दें, जीव गैस लिख दें। ठीक है ना, जीव गैस लिख देता हूं मैं, गोबर गैस वगैरह सब इसमें आ जाती है, गैस जीव। तो इनके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, अक्रिस्टलीय पदार्थों में आती है, और कुछ बात किस में आती है, क्रिस्टलीय भाग में आती है। अब सोचकर चले, हमने जो परिभाषा मैंने आपको बोली थी उसको आप देखें। प्रकृति में कार्बन तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। यदि ये सभी कार्बन के बने होते हैं, कार्बन के बने होने के कारण भी, बने होने के बाद भी इनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, इन्हें ही अपर रूप कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या पढ़ा, कार्बन के अपर रूप यानी उसके जैसे, परंतु कुछ भिन्नताएं रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, इसको आपको ध्यान रखना है, ये किसके जैसे हैं, हाइड्रोजन का जैसा है, फिर भी इसमें कुछ भिन्नताएं अगर मिलती हैं तो उसे अपर रूप कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था ये एग्जाम्पल था, आप इसी को ध्यान से देखेंगे तो कार्बन प्रकृति में सभी, ये जो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन है, कोयला, चारकोल, जो भी आपको लिख रहा है अपनी बुक में, और भी कई उदाहरण लिख रहे हैं, ये जितने भी चीजें हैं सारी के सारी कार्बन से ही मिलकर बनी होती हैं। जब ये सारी की सारी चीजें कार्बन से मिलकर बनी हैं तो फिर भी इनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है, कम से कम दो अंतर अगर देखने को मिलते हैं, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको जो अपर रूपों के बारे में बताया है, इनको आपको ध्यान से देखना है। अब मैं आपको और आगे बताने वाला हूं, हीरे की संरचना के बारे में बताते हैं, ग्रेफाइट की संरचना के बारे में बताते हैं, और फुलरिन के बारे में बताते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इस समय आप जो बोर्ड पे चित्र देख रहे हैं वो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है और चित्र भी बनाया हुआ है। आप इसको समझने का प्रयास करिए। क्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो हीरा, मैंने अभी आपको बताया कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय भाग होते हैं। फिर हम क्रिस्टलीय की बात कर रहे थे कि क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन होता है। सबसे पहले बात मैंने आपसे अभी पहले भी की थी, मैं भी दोबारा कर रहा हूं कि क्रिस्टलीय कहते किसे हैं। क्रिस्टलीय उसे कहते हैं जो एक निश्चित क्रम में कार्बन बंधे होते हैं, अपने क्रम को चेंज नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। इसमें जो कार्बन जो आपस में एक दूसरे से जो दूरी होती है ना, वो फिक्स होती है, इसकी दूरी बदलती नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, हीरा के बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं। हीरा जो होता है दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है, 3D संरचना होती है। 3D आपने सुना होगा, उस प्रकार की संरचना होती है, उसे त्रिविम या त्रिआयामी संरचना कहते हैं। और ये जो होती है चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है। हीरा जो होता है दृढ़ त्रिआयामी संरचना है और चतुष्फलकीय संरचना है। कार्बन के मध्य में यहाँ पर और यहाँ पर 1.54 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। 1.54 एंगस्ट्रॉन की इसमें दूरी पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है 154 पिकोमीटर की इसमें दूरी पाई जाती है। पिकोमीटर को पीएम के द्वारा निरूपित करते हैं।
ठीक है। इनके मध्य में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। प्रबल सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है, इनके मध्य में बड़ा कठोर आबंध पाया जाता है जो इनको आपस में एक दूसरे पर फिसलने नहीं देता है, बल्कि एक दूसरे से टाइट ये बंधे होते हैं। इसीलिए इसकी जो हीरा जो है, अब तक की ज्ञात जितनी भी तत्व हमारी पृथ्वी पर ज्ञात हुए हैं, सबसे कठोर तत्व कौन सा है, हीरा है। क्यों है, क्योंकि हीरे के मध्य में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कोयले की चट्टानों पर दाब पड़ने के कारण, मैंने अभी बोला ना आपको कि हीरा कहाँ से प्राप्त होता है, कोयले की चट्टानों से प्राप्त होता है। और जो हीरा होता है, जब उसपे कोयले की चट्टानों का दाब पड़ता है तो वो क्या हो जाते हैं, पारदर्शक होते हैं और चमकीले हो जाते हैं। इस प्रकार की ये हीरे की संरचना होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हीरे का जो मेन उपयोग है वो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, और भी यानी कटिंग करने के लिए किया जाता है। हीरे को काटने के लिए हीरा ही काम आता है। और मेन जो इसका काम होता है वो क्या बोलते हैं, जो आभूषण बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज क्या है, इन दोनों के बारे में अंतर पूछा गया है कई बार पेपर में। षटकोणीय इसकी संरचना, इसकी कैसी थी, चतुष्फलकीय थी। इसकी कैसी है, षटकोणीय इसकी संरचना, परतों में व्यवस्थित होता है। देखो, एक के ऊपर एक परतों के रूप में इस प्रकार की संरचना होती है, और ये चिकना पदार्थ होता है, एक दूसरे पर आसानी से फिसल भी जाता है। इनके मध्य दुर्बल बंध बंधा होता है। कैसा बंध होता है, इनमें दुर्बल बंध होता है, तभी तो एक दूसरे पर फिसल रहे हैं, जबकि ये तो आपस में फिसल ही नहीं रहे, क्योंकि इनके मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता था। ठीक है, ये चमकीला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, चमकीला पदार्थ है, मुलायम व चिकना होता है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के हेतु स्थान पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि हीरा जो होता है वो आपस में इतना सख्त बंधा होता है कि इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के लिए उसमें स्थान ही बाकी नहीं है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के लिए स्थान पाया जाता है। आप देखिए, हीरे और ग्रेफाइट में अंतर, इसमें 1.54 एंगस्ट्रॉन की दूरी थी, इसमें कितनी है, 141.5 पिकोमीटर की दूरी है। यहाँ जो पीएम लिखा हुआ है इसका मतलब पिकोमीटर होता है, वैसे ही यहाँ पर 340 पिकोमीटर की दूरी है। देखो कितना अधिक दूरी है। इसी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आवागमन आसानी से हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के आवागमन होने के कारण ही ये विद्युत का आसानी से सुचालक बनता है। हीरे का और उपयोग भी है, ये कांच को काटने के काम आता है, हीरे को काटने के काम आता है, फोनोग्राम की सुई बनाने के काम में लिया जाता है। और हीरा जो होता है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। हीरा कार्बन का कैसा रूप होता है, शुद्ध रूप होता है। हीरा अब तक का जो ज्ञात पृथ्वी पर जितनी भी संरचना है सबसे कठोर तत्व पाया जाता है। हीरे का गलनांक भी बहुत अधिक होता है, 3843 केल्विन के समथिंग इसका होता है द्रव्यमान, गलनांक इसका होता है 3843 केल्विन के समथिंग इसका क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक है ना। और हीरा जो होता है, मैंने आपको बोला हीरा विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है, ग्रेफो प्लस फाइट। इसका अगर अपन ढंग से अर्थ को देखेंगे, ग्रेफो और फाइट, ग्रेफो शब्द से ये मिलकर बना होता है ग्रेफो, और ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। इसका मतलब क्या होता है, लिखना। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि इससे पेंसिल की नोक बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, पेंसिल की नोक बनाई जाती है। पेंसिल जो होती है ना, उसके बीच में जो एक नोक सी होती है जिसके द्वारा हम लिखते हैं। ग्रेफाइट की तो छड़ होती है जिसके कारण हम आसानी से लिख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पेंसिल के रूप में तो होता ही है, साथ ही ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रोड बनाने के काम में लिया जाता है। आपने 9th क्लास में 8th क्लास में विद्युत अपघटन विधि पढ़ी होगी। विद्युत अपघटन विधि में जो इलेक्ट्रोड बनते हैं, विद्युत अपघटन विधि में प्लस से माइनस की ओर जो गमन हो रहा था पदार्थों का, वो विद्युत अपघटन था, और उसमें जो इलेक्ट्रोड काम में लिए जा रहे थे वो भी ग्रेफाइट से निर्मित होते हैं। ये नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम आते हैं। लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने के काम भी आता है, और इनके जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से इसमें गतिशील होने के कारण ये विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। आपको मैंने हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बताया था। अगली वीडियो में मैं आपको और आगे बात बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें, इसको कॉपी में ज़रूर नोट करें। इससे समय में
जब हम आगे अपने ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा अपनी कॉपी में इन चीज़ों को नोट करके अपने नोट्स को कंप्लीट करें, ताकि जब भी हमारा विद्यालय खुले तो हम आसानी से उस विधि को आगे पढ़ पाएँ, यानी आगे हम कोर्स को बढ़ा पाएँ। समझ में आ रही है विद्यार्थियों? आपको अगर कोई भी कमी लगती है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको में सुधार कर पाऊँ। और बार बार वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने अध्ययन को बेहतर बना पाएँ। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें और अध्ययन में लाभ उठाएं। धन्यवाद।